दिलचस्प सवाल है, वो है किसी शेयर के बारे में नहीं, बल्कि सोने के बारे में और उसमें ट्रेडिंग के बारे में कि सोना निवेश के नज़रिए से कैसा है, नहीं है, पोर्टफोलियो में कितना रखना चाहिए, इस पर तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन सोने में अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, तो फिर उसका क्या तरीका होना चाहिए? थोड़ा-सा अगर विकास जी ने और डिटेल बताया होता, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बेसिक सवाल एक व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि अच्छा ठीक है, मुझे शेयर में नहीं, सोने में ट्रेड करना है। उसके लिए क्या-क्या रास्ते हैं और किस-किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? पहली चीज़ तो मतलब अगर एक शेयर में ट्रेडिंग करने वाला अगर सोने में ट्रेडिंग करने के लिए जाए, तो शायद एकदम से हड़बड़ा जाएगा। उसे कई बार चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, क्योंकि उसके दिमाग में जो टाइम फ्रेम होगा, उसके दिमाग में जो परसेंटेज ऊपर-नीचे होने वाली चीज़ें होंगी, उसके मुकाबले सोने में शायद कहानी एकदम अलग होगी, करेंसी में और ज़्यादा अलग हो जाती है। तो सोने में ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है? इस पर बताइए। पहली चीज़ थोड़ा एक स्टेप पीछे लीजिए और ट्रेडिंग वर्ड पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, उसके बाद उसमें एसेट क्लास रखिए। क्योंकि हमें कहीं पे भी ट्रेडिंग करना है तो पहले हमें ट्रेडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने हैं और फिर उसको डिफरेंट एसेट क्लास के लिए अप्लाई करना। तो सोने में ट्रेडिंग नहीं, पहले आपको समझना है ट्रेडिंग और उस ट्रेडिंग को जब आप समझ गए तो फिर डिफरेंट एसेट क्लास का नेचर समझना। और डिफरेंट एसेट क्लास का नेचर मतलब अभी हमारे यहाँ सोना अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मोस्टली आप कमोडिटी फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। बाकी फिजिकल गोल्ड रख के ट्रेड तो नहीं किया जा सकता कि आज खरीद के लेके आ गए फिर दूसरे दिन बेचने लेके जा गए, वो तो हो नहीं सकता है। तो ट्रेड करने के लिए आपके पास कमोडिटी फ्यूचर्स का ही सहारा रहेगा। तीसरी चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि हर जिस भी प्रोडक्ट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसका रिस्क कोशेंट क्या है? ऐसा इसलिए आपको समझना होगा कि फिक्स्ड इनकम में सॉरी इक्विटी में जितना रिस्क कोशेंट होता है, कमोडिटी में रिस्क कोशेंट उससे ज़्यादा होता है, फॉरेक्स में उससे भी ज़्यादा होता है। तो इनकी जो वोलेटिलिटी है, खासकर जो इंट्राडे वोलेटिलिटी है, इन सब की एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होती है, इक्विटी से ज़्यादा कमोडिटी, कमोडिटी से ज़्यादा फॉरेक्स। तो उनका दूसरा उनके अंदर का रिस्क यानी उसकी वोलेटिलिटी का नेचर बहुत अच्छे से समझना और फिर उस एसेट क्लास के वोलेटिलिटी को समझते हुए आप उस पे आप ट्रेडिंग पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पैरामीटर जो जनरल हैं, वही अप्लाई हों। अब उसके अगेंस्ट में उसकी वोलेटिलिटी जो आप समझ सकते हैं उस प्रोडक्ट की, उसको जस्ट बेक इन करनी है। जैसे कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि जब हम लार्ज कैप में ट्रेडिंग समझने की कोशिश करते हैं, मिड कैप में, तो हमारे स्टॉप लॉसेस के लेवल्स चेंज होते हैं। बिकॉज़ कहीं-कहीं पे कैंडल्स बहुत बड़े-बड़े दिखते हैं, कहीं छोटे-छोटे दिखते हैं। ये बड़े कैंडल, छोटे कैंडल का कुछ और नहीं है, वोलेटिलिटी है। जितना बड़ा कैंडल उतना ज़्यादा इंट्राडे वोलेटिलिटी उस कैंडल को बनने में लगता है। उस एसेट क्लास के रिस्क कोशेंट को किसी भी प्रोडक्ट को विन करने के लिए पहली चीज़ उसके एट्रिब्यूट्स को हमें रिस्पेक्ट देना होगा। और उस एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट को रिस्पेक्ट देते हुए उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सोने में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ सेपरेट स्किल लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग स्किल्स को ही थोड़ा एसेट क्लास के हिसाब से फाइन ट्यून। जी। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी को सोने में ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो यहाँ बेसिक चीज़ क्या है कि उसे एमसीएक्स पर सोने के भाव का चार्ट देखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल ट्रेडिंग ही करें, उसके अलावा वो दूसरे तरीके भी आज़मा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआत के लिए एक चीज़ पकड़ने के लिए पहले अगर मैं इस चार्ट को देखूँ, अगर यहाँ इस चार्ट को देख कर के सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए इस चार्ट में जिससे वो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ सके? ओके, देखिए ट्रेडिंग में भी ना अपने आप स्ट्रेंथ बनाइए पहले। ट्रेडिंग 2 तरीके से होता है, एक पैरामीटर बेस्ड, दूसरा पैटर्न बेस्ड और तीसरा आप उन दोनों को मिक्स करके समझ सकते हो, तो धीरे-धीरे समझ में आता है। मुझे पहले पैटर्न बेस्ड ज़्यादा अच्छा समझ में आता है बिकॉज़ पैटर्न में डेली चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें एक डिफाइंड शेप, डिफाइंड रेंज मिल जाता है और उसको लेके हम अपनी स्ट्रैटेजी बना जी। सकते हैं और उसमें हमारा चेंजेस कम होगा। दूसरा ट्रेडिंग पैरामीटर बेस्ड कर सकते हैं, जैसे आपने लगा रखे हैं मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं और जो भी जितने सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगेन फिर रिपीट करूँगा इस चीज़ को, 50 पैरामीटर लगा के ट्रेड ना करें। पैरामीटर की मास्टरी करें और हर को अलग-अलग ट्रेड करें। हर का अलग स्ट्रेंथ होता है। कोई मूविंग एवरेज ट्रेड करता है, कोई आरएसआई ट्रेड करता है, कोई एमएसीडी ट्रेड करता है। सबके अलग-अलग ट्रेडिंग स्ट्रेंथ होते हैं। तो पैरामीटर को मास्टर करना पड़ेगा। पैरामीटर को मास्टर करने के लिए 2 तरीके हैं।
या तो आप उस डेटा को बैक टेस्ट करके अपने 20 साल की चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। जब हमने काम शुरू किया था तो 10 साल का भी डेटा मिल जाए तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन अब हमारे पास बेनिफिट ये है कि हम भी कह सकते हैं हमारे पास 30 साल का डेटा पे हम काम कर सकते हैं। तो या तो आप उसका बैक टेस्ट कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि आज के तारीख में मान लेते हैं कि मिडल एज्ड है। तो अब अगर आपको मैं बोलूँगा कि अगले साल 10 साल तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो उसके बाद आप बोलेंगे मैं रिटायर हो जाऊँगा तो फिर कब ट्रेड कब करूँगा? इसके लिए एक तरीका ये है कि बैक टेस्ट कर लीजिए और उसको फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए प्रैक्टिकली। उससे आपका सारा पैरामीटर फाइन ट्यून होगा, बिकॉज़ ट्रेडिंग में ट्रेडिंग टेक्निक लगेगा। आप कहेंगे बिना सीखे ट्रेडिंग करने चला आया तो वो सही तरीका ही नहीं। तो आपको वो सीखना तो पड़ेगा ट्रेडिंग का तरीका। और उसमें आप यही जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लोग जी, सिर्फ एलियट वेव करते हैं, कुछ लोग अलग-अलग इंडिकेटर्स करते हैं। तो इंडिकेटर्स जिस पे मास्टरी कीजिए जी। और उसको फॉलो ठीक है, कीजिए। आपने कहा पैटर्न और पैरामीटर। पैटर्न अगर मुझे देखना है तो मैंने यहाँ पे कितना करीब 1.5 साल का चार्ट सामने स्क्रीन पे रख दिया है। अब इसको देख करके सबसे पहली चीज़ पैटर्न में मैं क्या देखूँ इसमें? देखिए, ये पैटर्न सबसे अच्छा क्या है, डाउ थ्योरी का सबसे अच्छा पैटर्न होता है। डाउ थ्योरी यही कहती है कि हायर हाई, हायर लो, बेटर स्ट्रेंथ, जी, ओके? लोअर हाई, लोअर लो, फीबल सिनेरियो। यहाँ देख के सबसे आसानी से आप देख लीजिए, और यहाँ नहीं, अक्टूबर के चार्ट में ही देखिए तो बहुत ही क्लियर हो जाता है अक्टूबर में ही कि जब अक्टूबर के बॉटम से निकलना शुरू हुआ था सोना, और आपने उसमें 2 पैरामीटर भी लगा ही दिए, तो क्लियर है कि उसके बाद सोना आपको 55,000 की तरफ जाएगा। 55,000, हाँ, वहाँ तक जाएगा, वो क्लियर था और इस चीज़ का डिस्कशन पहले हमारा हुआ भी था। लेकिन वहाँ पे जाके सोना को रुकना भी था, स्ट्रगल भी करना था और फिर नेक्स्ट ट्रेड डिसाइड करना था, बिकॉज़ ओवरऑल हायर लो का पैटर्न तो बनना शुरू हो गया है। तो वो पैटर्न आप देखिए, यहाँ से आपका जब अक्टूबर में बॉटम शुरू हुआ, वहाँ से 3 हायर लो बन चुके हैं और वो तीनों हायर लो ब्रीच ही नहीं हुए। तो जी। प्रीवियस अब ये इस तरह के पैटर्न में मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब मैं आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे क्या सवाल है ये? लेकिन जो पहली बार चार्ट देखना शुरू कर रहा है उसके लिए हाई, लो उस पे नज़र टिके, आप एक चार्ट को देखें और एक झटके में आप सीधे हाई को पहचानें, लो को पहचानें, तो उसका तरीका क्या है? एक तो है देखते-देखते समझ में आएगा, लेकिन जब आप किसी को समझा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ उसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करें कि भई आपकी नज़र सीधे बॉटम पे जाए, सीधे हाई पे जाए, आप सीधे पहचान पाएँ कि हायर हाई बन रहा है या नहीं, या हायर लो बन रहा है या नहीं? तो हम कोई भी किताब पढ़ने जाते हैं तो किताब एक लैंग्वेज में होती है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, हिंदी लैंग्वेज में होती है, रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज में होती है, रिस्पेक्टिव कंट्री के लैंग्वेज में होती है। तो हम किताब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले वो लैंग्वेज सीख के जाते हैं ना, कि वो लैंग्वेज को हम पढ़ पाएँ। बिना पढ़े तो शॉर्ट हैंड मुझे नहीं आ पाएगा, शॉर्ट हैंड जिसको आता है फटाफट कर लेगा। तो कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज है। इसका हाई लो समझना है तो बस कैंडलस्टिक होता क्या है, उसको रीड कैसे करते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए कि ओपन कैंडलस्टिक में क्या होता है, लो हाई क्लोज क्या होता है, उसके बॉडी क्या होता है, विक क्या होता है, ये समझ लीजिए और उसके बाद इसको रीड कीजिए, तो ओपन हाई लो क्लोज आराम से समझ में आएगा। जी। बिल्कुल, और अगर आप इसे एक लाइन के रूप में भी देखना चाहें तो भी मतलब आप सीधे-सीधे ये देख सकते हैं कि जैसे अभी सोमेश जी ने बताया कि अक्टूबर का बॉटम, तो अक्टूबर का बॉटम यहाँ जहाँ पर आप कर्सर घूमता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉटम बना और उसके बाद फिर ऊपर की चाल बनी, ये तो हमें दिख ही रहा है। ये ऊपर की चाल लगभग एक लकीर में, ऊपर-नीचे तो रोज़ ही हो रही है, लेकिन लगभग एक लकीर में कहाँ तक चली गई, तो मेरी नज़र में ये चाल सीधे-सीधे 58,000 के ऊपर तक यहाँ तक आ गई। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा करेक्शन आया। तो अगर आप बड़े पैटर्न को देखना चाहें तो एक अक्टूबर के लो से लेकर के आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फरवरी का हाई, ये एक चाल है। वहाँ से फरवरी के हाई से लेकर के आपको ये मार्च का बॉटम, ये एक बार फिर से दिख रहा है। इस तरह के आप हाई, लो इन सब चीज़ों को पहचानें, मार्क करें और उसके हिसाब से पैटर्न को समझना चाहें, तो फिर काम करें। तो ये तो ट्रेड आपने एक चीज़ पूछी है तो हमने उस किताब का पहला पन्ना आपके सामने रख दिया है। किताब तो बहुत मोटी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, खुद बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए बहुत सारे साधन भी हैं, थोड़ी बहुत मदद हम लोग कर दिया करते हैं। लेकिन हम जितनी मदद आपकी कर पाएँगे उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें
आपके सामने वैसे ही इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, और जहाँ पर कहीं कुछ ना समझ में आए या कहीं पर अटकते हुए रहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप वापस आइए, कुछ पूछिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पन्ना हमने आपके सामने रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, सिर्फ, या पहला पन्ना भी ना कहिए, कि पहला पैराग्राफ आपके सामने रखा है। यहाँ से आगे बढ़ी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से सिर्फ एक ही सावधानी की सलाह है। ट्रेडिंग मतलब बहुत ही एक प्रोफेशनल काम है, वो पार्ट टाइम काम नहीं है कि आप ऑफिस में किसी काम में लगे हुए हैं, मान लीजिए कहीं, या आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या कोई भी आपका प्रोफेशन है, चार अलग जगह आपका दिमाग चल रहा है और आप सोचें कि दिन में एक इंट्राडे ट्रेड कर लेंगे और इस तरह से ट्रेडिंग चलाएंगे, फंस जाएंगे वैसे में। उधर मत जाइएगा। ट्रेडिंग करनी है तो फिर एकदम दिमाग लगा करके, अनुशासन बना करके, समय बांध करके कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। ये नहीं चलेगा कि आप कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं, साथ में फ़ोन पर लगे हुए हैं किसी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। वो लोग करते हैं, लेकिन उससे पैसा नहीं बनता है। बनता होगा तो वो किस्मत की बात होगी, आम तौर पे नहीं बनता है।